हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल गुरु में। आज 8 अगस्त है और मैंने 4 अगस्त को एक वीडियो अपलोड किया था। मैंने आपको बताया था कि एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है, बचपन का प्यार। बचपन के प्यार के नाम से एक बैच स्टार्ट कर रहे हैं उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट एनडीए, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, नेवी, एसएसआर की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो बैच है पूरा का पूरा टेक्निकल बैच है। इसके अंदर 11th 12th का जो सिलेबस होता है वो कंप्लीटली कवर कराया जाएगा। हर एक चैप्टर को बिल्कुल खोल के, हर एक लॉजिक को बिल्कुल आसान चीज में कन्वर्ट करके, आसान भाषा में कन्वर्ट करके आपको सिखाया जाएगा ताकि चीजें आपके दिमाग में आए और आप उन चीजों का यूज करना सीखें। ठीक है, क्वेश्चन तभी कर पाओगे जब चीजें आपको पता होंगी और प्लस में उसका यूज कैसे करना है क्वेश्चनों में ये पता होगा, तभी आप क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे। और इन एग्जाम्स में, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर टाइम मैनेजमेंट आपको आ गया तो आप आराम से क्वेश्चनों को सोल्व कर पाओगे और आराम से अपने एग्जाम्स को क्लियर भी कर पाओगे। तो हम इस बैच के अंदर सारी चीजें सीखेंगे, कैसे टाइम को मैनेज करना है, इस तरीके से हमको क्वेश्चन निकालने, सारी चीजें यहां पर हम कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने बैच को स्टार्ट करते हैं। आज पहला लेक्चर होने वाला है और पहला लेक्चर पहले चैप्टर सेट के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं। तो सेट होता है उसको 5 भागों में मैंने बांटा है। कंसेप्ट ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट की कैसे सेट को रिप्रेजेंट करें, कंसेप्ट ऑफ सेट मतलब कंसेप्ट क्या, सेट कहना क्या चाहता है, ये सारी चीजें सीखेंगे कि कैसे हम उसको डेली लाइफ में इंप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ सेट, उसके बाद सबसेट और उसके बाद लास्ट में आता है ऑपरेशन ऑफ सेट। तो मैं आपको यहां पर बता दूं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए ये वाला पार्ट होगा। ठीक है, पर इस पार्ट को सीखने के लिए हमें ये ऊपर वाले सारे पार्ट भी सीखने पड़ेंगे। तो हम इनके अंदर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, धीरे धीरे हम सीखते हुए चलेंगे। फिर एक स्पीड होगी वो फास्ट होगी, पर हर चीज को खोल के अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करके लॉजिक को सीख के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पेन कॉपी उठा लेना क्योंकि साथ के साथ नोट्स बनाते हुए भी चलना। और क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आप टेंशन मत लेना, क्वेश्चन में बहुत सारे आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, 3 लेवल बना के मैं क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ताकि आप शुरुआत में थोड़े से कम मुश्किल क्वेश्चन सोल्व करें, फिर थोड़े से ज्यादा मुश्किल और फिर बिल्कुल हाई लेवल के क्वेश्चन आप सोल्व करें। तो आपका जो दिमाग है वो सीढ़ी वाइज खुलता हुआ यानी कि ओपन होता हुआ चलेगा और आपको चीजें दिमाग के अंदर सेट होती हुई चलेगी। तो ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सेट के कंसेप्ट के साथ। कंसेप्ट ऑफ सेट, देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, सारी की सारी क्या कहलाती है? ऑब्जेक्ट्स। सारी की सारी कहलाती है ऑब्जेक्ट्स यानी कि वस्तु। ठीक है, सारी की सारी वस्तु होती है। और एक होता है कलेक्शन, एक होता है सेट। ठीक है, दो चीज आती है यहां पर, एक सेट होता है एक कलेक्शन होता है। अगर हम वस्तुओं का कलेक्शन करें, वस्तुओं का कलेक्शन करते हैं यानी कि चीजों को इकट्ठा करते हैं, एक समूह के अंदर डालते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कलेक्शन बोलते हैं, कलेक्शन। ठीक है, वस्तुओं को इकट्ठा करके एक समूह के अंदर डाल दिया उसको बोलते हैं कलेक्शन। यानी कि प्रॉपर वे में, इन प्रॉपर वे में, कैसे भी, वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड, जैसे भी मर्जी किया वैसे हमने उसको पुट कर दिया तो वो हो गया कलेक्शन। अगर हम इसी चीज को वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का क्या करें? कलेक्शन करें, तो वो कलेक्शन क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट? सेट कहलाता है। अगर हम वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि दुनिया में हर एक इंसान के लिए वो चीज सेम रहेगी। ठीक है, जैसे हम बोले कि नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर कोई इंसान बदल नहीं सकता। नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी तक होगा। क्या होगा? इंफिनिटी तक होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड है। दुनिया में किसी भी इंसान के पास आप चले जाना जिसको पता है, मैं नहीं कह रहा कि जिसको पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर क्या होता है उसके पास मत जाना। जिसको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है, आप उससे पूछोगे तो हर आदमी का एक ही आंसर होगा
1 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी, ये कह जाते हैं नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, तो ये होती है वेल डिफाइंड। क्या होती है? वेल डिफाइंड। मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, के बाद हम सेट और कलेक्शन का बिल्कुल जो फंडा वो क्लियर हो जाएगा हमारे दिमाग में। चलिए, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, तो यहां पर आप क्या हमें बताना है? इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा नेचुरल नंबर और इवन होगा तो 2 4 6। तो ये वो सेट है, यानी कि ये क्या है? वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड। अब किसी से भी पूछोगे इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10, तो यही 4 नंबर आपको वो बताएगा, यही 4 नंबर निकल के आएंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। द कैपिटल सिटी, द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। कैपिटल क्या होता है? राजधानी। सभी को पता है राजधानी, यानी कि जो जो राजधानी शहर है वो इंडिया के एक समूह, एक कलेक्शन है। द कलेक्शन ऑफ द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये क्या है? हर एक आदमी के लिए बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि टोटल 28 ही तो स्टेट है और 28 स्टेट की क्या है? कैपिटल्स है। और कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश है और उनकी भी कैपिटल्स हैं। तो टोटल मिला के कितनी कैपिटल सिटी हो जाएंगे हमारे पास? 36 कैपिटल सिटीज हो जाएंगी। तो 36 ही बनेंगी। आप हिंदुस्तान के किसी भी आदमी से पूछ लेना, द कैपिटल सिटीज ऑफ इंडिया, 36 कैपिटल सिटीज मिलेंगे आपको। तो ये क्या है? ये एक वेल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है और इनके कलेक्शन, वेल डिफाइंड, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या कहलाता है? सेट कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या बन गई सेट की? द कलेक्शन, द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। क्या कहलाता है? इज कॉल्ड सेट कहलाता है। ठीक है, और उसके बाद एक चीज मैं आपको बता देता हूं, द ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेट, ऑफ ए सेट आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन निकल के आई है, ये हमारी कहां से निकल के आई है? ये हमारी इन्हीं चीजों से निकल के आई है, इन्हीं चीजों से निकाल के हमने बनाई है। क्या? द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ ए सेट। तो यहां से मैंने क्या बताया? देखो, ये क्या है? कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। तो ये क्या होगा? पूरा का पूरा क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अब इसके अंदर ऑब्जेक्ट है 1 2 3 4, तो ये चारों के चारों क्या कहलाएंगे? मेंबर या फिर एलिमेंट, या फिर क्या कहलाएंगे? एलिमेंट। तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? मेंबर कहलाएंगे या फिर एलिमेंट ऑफ ए सेट कहलाएंगे। ठीक है, जैसे घर होता है, घर में जैसे 5 सदस्य हैं तो वो क्या है? एक सेट है। ठीक है, 5 लोगों का सेट है, वेल डिफाइन है वो, कि वो 5 लोग ही उस घर में रहते हैं। अब घर के सदस्यों को क्या बोलते हैं? मेंबर्स बोलते हैं। और घर में वो लिविंग है, अगर नॉन लिविंग होते तो उनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स बोलते हैं। तो क्या इसी कारण से इनको मेंबर या एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये चीज, ये फंडा बिल्कुल क्लियर कर लेना दिमाग में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट इज कॉल्ड मेंबर ऑफ द सेट और एलिमेंट ऑफ द सेट। ये बिल्कुल फंडा क्लियर है। अब कुछ और एग्जांपल भी लेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर। वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या एक सेट है या एक कलेक्शन है। ठीक है, तो मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है कि सेट है, क्योंकि वेल डिफाइंड है। आपने पढ़ा होगा 9th में 10th में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वाड्रिलेटरल, जैसे आपने पढ़ा होगा एक रेक्टेंगल, एक पैरेललोग्राम, एक रोम्बस पढ़ा होगा आपने, एक स्फीयर पढ़ा होगा आपने, एक ट्रिपीजियम पढ़ा होगा आपने। ये सारे के सारे क्या कुछ गिने चुने, यानी कि हर एक को पता है कि वेरियस टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल कितने होते हैं। और देख सकते हो इतने ही होते, कोई एक दो और होता होगा शायद, मेरे को पता नहीं है, पर मेरे हिसाब से इतने ही होते हैं। ठीक है, अगर एक काइट भी होता है, क्या होता है, एक काइट भी होता है, एक काइट भी होता है। ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल जो चार भुजाओं से बन के बना, चार भुजाओं से बन के बने हुए हम इतने ही बना सकते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है स्फीयर, रोम्बस, काइट, ट्रिपीजियम, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल। वेरियस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल बिल्कुल फिक्स है, हर बंदे के लिए फिक्स है, क्योंकि मैथ में बिल्कुल फिक्स है कि इतने टाइप के ही क्वाड्रिलेटरल होते हैं। तो ये क्या है, बिल्कुल वेल डिफाइंड है। क्या है, वेल डिफाइंड है। तो ये क्या है कि सेट है। क्या है कि सेट है, ये एक प्रॉपर सेट है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखो, अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पहले से पता है, तो वो थोड़ा सा क्या रखें, धैर्य रखें। सब्र अगर आप रखोगे तो सब्र का फल मीठा होता है। अभी धीरे धीरे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, जल्दी जल्दी कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, मैंने नई चीजें सीखी हैं, और कुछ चीजें मैंने पीछे की जो चीजें थी वो मैंने याद भी कर ली है, रिमेंबर भी हो गई है, रिवीजन भी हो गया है, और अब मेरी जो स्थिति है वो अच्छी खासी हो गई है, कि पकड़ हो गई है इस चैप्टर पे, और हर एक चैप्टर पे हम पकड़ बनाते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। चलिए एक और देखते हैं, फैक्टर ऑफ 36। फैक्टर्स ऑफ 36, ये क्या है, ये भी फिक्स है। फैक्टर ऑफ 36 क्या होगी, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। फैक्टर्स क्या होते हैं, टुकड़े होते हैं, गुणनखंड होते हैं, ये सभी को पता है। फैक्टर्स और मल्टीपल के बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। फैक्टर क्या है कि टुकड़े, तो आप देख सकते हो 36 के यही फैक्टर होते हैं। हर एक बंदे से पूछोगे तो वो यही बताएगा फैक्टर्स, जिसको पता है। जिसको नहीं पता उसकी बातें मैं नहीं कर रहा, जिसको पता है अगर आप पूछोगे फैक्टर ऑफ 36 वो बताएगा 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 नहीं है, 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36। ये फिक्स है। तो ये क्या है कि सेट है। क्या है, कलेक्शन है, इसका वेल डिफाइन हो जाएगा। तो ये क्या है कि सेट। यहां से चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई चल रही होंगी। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका हर एक डाउट क्लियर किया जाएगा। वीडियो के माध्यम से ही आपको चीजें दोबारा से सिखाई जाएंगी, क्योंकि हमारा मकसद है आपको पढ़ाना, आपका सिलेक्शन कराना। ये थोड़ी सी गौर और करते हैं। यहां पर एक लिखा है मैंने, एक स्टेटमेंट लिखी है, ये बताना है ये सेट है या नहीं है। यहां पर देखो, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर्स ऑफ वर्ल्ड, क्या कहा है कि 11 बेस्ट प्लेयर
वर्ल्ड के 11 बेस्ट प्लेयर को सिलेक्ट करके एक टीम बनानी है, यानी कि कलेक्शन बनाना है, तो आप यहां पर देखोगे कि एक चीज बताओ, हमारे लिए तो इंडिया के ही सारे के सारे 11 के 11 प्लेयर क्या है, बेस्ट हमारे लिए, तो हमने टीम बना दी, सारे के सारे इंडिया के हॉकी टीम के प्लेयर को इकट्ठा कर दिया। अब की बार तो और भी ज्यादा मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि इंडिया ने 41 साल के बाद गोल्ड मेडल, सॉरी ब्रॉन्ज मेडल या कोई मेडल जीता है ओलंपिक में। ठीक है, कितने 41 साल के बाद, तो हमारे लिए तो इंडिया के सारे बेस्ट प्लेयर है। अगर हमसे कहा जाए कि बेस्ट प्लेयर 11 बेस्ट प्लेयर आपको वर्ल्ड के इकट्ठा करने हैं, तो हम इंडिया के ही सारे 11 के 11 प्लेयर को इकट्ठा करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई और है, वो और कहीं का करेगा, पाकिस्तान का, वो इंडिया का एक भी प्लेयर को सिलेक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर देखो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि इसके 11 अलग है, मेरे 11 अलग है। तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड नहीं है। हर चीज हर एक के लिए अपना अपना मत है, अपना अपना विचार है, और अपनी अपनी सोच के अकॉर्डिंग वो सिलेक्ट कर रहा है। जैसे पाकिस्तान का एक भी इंडिया को नहीं करेगा, तो अपनी सोच के ऊपर है, वो नहीं करेगा। तो यहां से क्या होगा, ये क्या है, वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये क्या है, नॉट ए सेट बट ए कलेक्शन। ठीक है, क्या ये कलेक्शन है पर सेट नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी के लिए, ऑस्ट्रेलिया का आदमी होगा उसके लिए 11 प्लेयर अलग होंगे, न्यूजीलैंड का आदमी होगा उसके लिए 11 प्लेयर अलग होंगे। ठीक है, रशिया का होगा, जर्मनी का होगा, उनके लिए अपने बेस्ट 11 प्लेयर अलग होंगे। ठीक है, तो यहां से चीजें क्लियर क्या होगी कि अगर वेल डिफाइन नहीं है, हर एक आदमी के लिए चीजें फिक्स नहीं है, वेरी वेरी करती है हर मैन टू मैन या वुमेन टू वुमेन, तो वो क्या होगा, एक सेट नहीं होगा। यहां से एक चीज क्या पता लगी कि एवरी सेट is a collection but not every collection is a set। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हर एक कलेक्शन एक सेट होता है या नहीं होता है, तो ये नहीं होता है। एवरी सेट इज ए कलेक्शन, यानी कि हर एक सेट एक कलेक्शन होता है, पर नॉट एवरी कलेक्शन इज ए सेट, यानी कि हर एक कलेक्शन, सॉरी, हर एक कलेक्शन एक सेट नहीं होता। यहां पर आप देख सकते हो ये कलेक्शन है पर सेट नहीं है। सेट क्यों नहीं है, क्योंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है जो हर एक आदमी के लिए, दुनिया के हर एक आदमी के लिए, किसी भी कोने में बैठा उसके लिए फिक्स हो, ये उस टाइप का एलिमेंट नहीं है। चलिए, तो आगे देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया। एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, कलेक्शन ऑफ 10 बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। पहले ही लिख दिया कि कलेक्शन है, पर मैंने क्या कहा था कि हर एक कलेक्शन सेट नहीं होता, पर कुछ कलेक्शन सेट होते हैं, यानी कि हर एक सेट एक कलेक्शन होता है। तो यहां पर आप नोटिस करो, हमने लिखा है 10 बेस्ट सिंगर, 10 बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया। मान के चलो किसी बंदे से पूछते हैं, वो बताए टोनी कक्कर है, इसका बेस्ट सिंगर टोनी कक्कर है, उसके बाद और 9 के नाम लिख दे। कोई बताए कि सहदेव है मेरा, जो फिलहाल तो ट्रेनिंग में चल रहा है कि बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना दे। कोई कहेगा ये है, कोई कहेगा किसी का टोनी कक्कर है, किसी का सहदेव है, किसी का बादशाह है, किसी का रफ्तार है। तो यहां से क्या होगा, हर एक आदमी के लिए चीजें चेंज हो गई, हर आदमी टू आदमी, वुमेन टू वुमेन क्या हो रही है, चीजें पर्सन टू पर्सन है, वेरी कर रही है कि उसके लिए अलग है, मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, और किसी के लिए अलग है। तो ये क्या वेल डिफाइंड नहीं है, कोई भी आदमी बता नहीं सकता कि टॉप 10 सिंगर कौन है, हर एक आदमी के लिए अलग चीज होगी। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये क्या होगा, कलेक्शन रह जाएगा, सेट नहीं बन पाएगा। ठीक है, क्या होगा, कलेक्शन रह जाएगा पर सेट नहीं बन पाएगा, क्योंकि 10 मोस्ट, सॉरी 10 बेस्ट सिंगर या मोस्ट टैलेंटेड सिंगर ऑफ इंडिया अगर कहा जाए, तो हर पर्सन टू पर्सन वो चीजें वेरी करेंगे। चलिए, यहां से फंडा बिल्कुल क्लियर हो गया आपको कि सेट क्या होता है, कलेक्शन क्या होता है, और दोनों में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, और डेफिनेशन मैंने आपको बता दी।
चलिए भाई आगे देखते हैं नोटेशन कैसे डिनोट करते हैं। नोटेशन नोटेशन ऑफ सेट क्या क्या है, नोटेशन ऑफ है सेट की, कैसे सेट को नोट हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं यूजुअली। सेट होता है उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल अल्फाबेट से, कैपिटल अल्फाबेट लाइक ए बी सी, आप देख सकते हो कैपिटल अल्फाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी भी सेट को ऐसे डिनोट करते हैं, ये सेट हो गया ए बी सी और सो ऑन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैंने सेट बनाया, ये पूरा का पूरा नोटेशन ऑफ सेट है। ये कैपिटल लेटर से हमने सेट को डिनोट किया, उसके बाद इसके एलिमेंट इसके मेंबर को हमने स्मॉल लेटर से, इसे स्मॉल अल्फाबेट से हमने डिनोट किया। तो आपको बिल्कुल फंडा क्लियर हो गया है कि कैसे हम सेट को डिनोट करते हैं या नोटेशन ऑफ ए सेट क्या होता है। चलिए तो यहाँ पर कुछ चीजें हैं वो सीखते हैं। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको सेट में एंड लिखा हुआ मिल जाए तो वो क्या होगा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। और इसके भी दो पार्ट आ जाते हैं, एक नेगेटिव, सॉरी इसमें नेगेटिव होता ही नहीं है, ठीक है। ऑल नेचुरल नंबर होता है, क्या होता है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। उसके बाद जेड, ये क्या है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर। यहाँ पे इसके दो पार्ट आ जाते हैं, एक जेड नेगेटिव एक जेड पॉजिटिव होता है। तो जेड नेगेटिव क्या होता है, ये होता है नेगेटिव जो भी होते हैं, जितने भी नेगेटिव -1 -2 -3 माइनस इन्फिनिटी तक, तो ये इसका सेट होता है। और जेड पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ये इसका सेट होता है, ठीक है। तो चीजें क्लियर है यहाँ से आपको कि जेड पॉजिटिव क्या होता है, जेड नेगेटिव क्या होता है, और जेड लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अगर जेड पॉजिटिव लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, अगर जेड नेगेटिव लिखा हो तो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। के बाद क्यू आ जाता है, क्यू क्यू क्या होता है, क्यू होता है सेट सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। मैंने आपको रेशनल नंबर बताया है, आपको पढ़ाया भी है, पी बाय क्यू की फॉर्म में जो नंबर लिखे जाए उनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स। यहां से आपको फंडा क्लियर है कि रेशनल नंबर्स क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाए। और क्यू क्या होता है, अगर क्यू लिखा हुआ है, क्यू से बिलोंग कर रहा है कोई भी एलिमेंट, तो मतलब वो सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर से बिलोंग कर रहा है। आर क्या होता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। रियल नंबर्स आपको पता ही है, जो पूरी नंबर लाइन होती है वो क्या होती है, पूरी की पूरी नंबर लाइन रियल नंबर्स होती है, जिसमें डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशनल, इंटीजर्स, नेचुरल, होल नंबर, सारे के सारे नंबर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। उसके बाद सी क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ये चीज थोड़ी सी आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूं, क्या होता है, रियल नंबर और प्लस में इमेजिनरी नंबर, दोनों को मिला के जो नंबर बनता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप पढ़ के भी आएगा, 11th क्लास में चैप्टर आता है कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ेंगे। चलिए, तो यहां से चीज आपको क्लियर है कि एन जेड क्यू आर सी ये क्या होता है। चलिए
अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंबल्स के बारे में जो यूज होते हैं हमारे सेट। ठीक है, सेट के अंदर कुछ सिंबल यूज होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। मान के चलो ए इज ए सेट एंड ए स्मॉल ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट और member of then we say A belongs to A or A is A is एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर ए एक सेट है और उसका ए एलिमेंट है, ठीक है, ए एक सेट है और उसका एलिमेंट है ए, वो क्या है, एलिमेंट ऑफ ए ऑफ सेट, सॉरी, ए इज द एलिमेंट ऑफ सेट ए और मेंबर ऑफ सेट ए, देन वी से ए बिलोंग्स टू ए या ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, हर बार ऐसे तो नहीं लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए, तो हमने इसके लिए एक सिंपल सी चीज बनाई, क्या, ए बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन होता है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। तो अगर ए एक एलिमेंट है सेट ए का, तो वो क्या है, उससे बिलोंग कर रहा है, उसी से बिलोंग कर रहा है। मान लीजिए तो आपकी फैमिली है, आपके घर पे है 5 सदस्य 6 सदस्य हैं, तो आप अपने घर से बिलोंग कर रहे हो ना, घर आपका एक सेट है, आप उससे ही तो बिलोंग कर रहे हो, और कहीं बाहर से बिलोंग थोड़ी कर रहे हो कि बाहर साइड में किसी का प्लॉट है उससे बिलोंग कर रहे हो, नहीं, आप अपने घर से ही तो बिलोंग कर रहे हो। तो ऐसे ही ए बिलोंग्स टू ए, ये साइन बना दिया, इसका मतलब क्या होता है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। क्लियर है? चलिए अब एक चीज और पढ़ते हैं। अगर ए इज ए सेट एंड बी इज नॉट द एलिमेंट ऑफ सेट ए और member of set A, then we say B not belongs to A or B is not an element of A। ठीक है, अगर एक सेट है ए और बी उसका एलिमेंट ही नहीं है, बी उसका एलिमेंट ही नहीं है, मान के चलो आपका घर है, एक पड़ोसी का घर है, अब पड़ोसी का जो घर है, वो बंदा है, पड़ोसी है, वो आपके घर का सदस्य थोड़ी है, वो तो अपने घर का सदस्य है ना। तो उस स्थिति में हम क्या कहेंगे कि बी नॉट बिलोंग्स टू ए। क्या आएगा, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको रिप्रेजेंट करने का भी सिंपल सा वही तरीका है, बी नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होगा, बी बिलोंग्स टू ए, और यहां पर अगर कट मार दिया तो मतलब बी नॉट बिलोंग्स टू ए, और इस कट वाले का मतलब क्या होता है, इसका होता है नॉट बिलोंग्स। ठीक है, अगर यहां पर कट लग गया तो इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। तो आप इस कट से अच्छी तरह रूबरू हो गए होंगे कि ये इस साइन का मतलब क्या होता है। अगर ए बिलोंग्स टू होता तो हम ऊपर वाले में क्या लिखते हैं, ए बिलोंग्स टू ए, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। अगर सदस्य है ही नहीं तो कैसे कह देंगे कि वो हमारे घर का सदस्य है। पड़ोसी है, पड़ोसी हमारे घर का सदस्य नहीं, वो अपने घर का सदस्य है। तो यहां पर क्या आएगा, बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, और यहां पर आएगा ए इज बिलोंग्स टू ए। चलिए क्लियर है, फंडा बिल्कुल क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे हम इसी के ऊपर, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है जिससे चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी।
चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम। चलो अब हमें क्या करना, देखो ये एक सेट है एक, और ये सारे के सारे इसके क्या है, एलिमेंट। हमें यहाँ पर जो मैंने फिंगरनेस दे रखा है उसके अंदर साइन भरना है। कौन सा? हमें साइन भरने हैं दो। अभी हमने सीखे एक तो ये और एक ये, ठीक है। ये दो साइन भरने, इसका मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, और इसका मतलब क्या होता है, नॉट बिलोंग्स टू। तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल है, क्लियर है चीजें। तो हमें क्या देखना है, यहाँ पर एलिमेंट हमारे सामने है, यहाँ पर 4 देखो, 4 है कि इसमें, बिल्कुल है भाई। ये क्या आ जाएगा, 4 बिलोंग्स टू ए। -4, -4 है क्या कहीं इसमें? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। तो -4 हमें दिखाई नहीं दे रहा, तो मतलब क्या है, -4 नॉट बिलोंग्स टू ए, किसी और सेट में होगा, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारे घर का सदस्य नहीं है तो हमें कोई लेना देना नहीं है। 12, 12, 12 है क्या कहीं पर? नहीं है, तो 12 नॉट बिलोंग्स टू ए। 0 है भाई, 0, 0 क्या है, बिलोंग्स टू ए। -2 है कहीं पर? नहीं है, -2 नॉट बिलोंग्स टू ए। 9, 9, 9 बिल्कुल है भैया, 9 बिलोंग्स टू ए। यहां से चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, इस तरीके से हमें फिल करना, ठीक है। चलिए, अगर छोटी छोटी चीजों को सीखते हुए चलोगे तभी आप इन चीजों को सीख पाओगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बिल्कुल जल्दी जल्दी इस चीजों को बस रिवीजन करते चल रहे, क्योंकि पढ़ के तो आप आए हो 11th में। चलिए, और 12th में भी एक बार आपका रिवीजन कराएगा, क्योंकि 12th में भी सेट ये रेडियस एंड फंक्शन सेट कराता है, इसमें भी टीचर ने आपका रिवीजन जरूर करा। चलिए, चीजें क्लियर हो गई यहां से। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे आते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ सेट क्लियर है? अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप बता सकते हो। अब पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। क्या पढ़ेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो, सेट को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक रोस्टर फॉर्म होती है और दूसरी क्या होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है, दूसरी होती है सेट बिल्डर फॉर्म। दोनों ही बिल्कुल मजेदार फॉर्म होती है। पहला जो मेथड होता है वो होता है रोस्टर। इन दिस फॉर्म वी लिस्टिंग द एलिमेंट्स। क्या करते हैं, इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म में हम एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं। और द एलिमेंट्स आर separated by commas and enclosed by brackets। इस ब्रैकेट के अंदर इनको इनक्लोज करते हैं और रोस्टर फॉर्म में क्या करते हैं, लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट की, माने कि लिस्ट बनाते हैं और उसको सेपरेट करते हैं कोमा से। इस मंझले ब्रैकेट, जो पिछला ब्रैकेट होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, उसको बंद करते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ रोस्टर फॉर्म क्या होती है। रोस्टर फॉर्म ये होती है 1 2 3 4 5, ये क्या है, रोस्टर फॉर्म है, ठीक है। ये एक सेट है। बी सेट क्या है, ए ई आई ओ यू। देखो कॉमा से अलग कर रहे हैं ना, कॉमा से अलग कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें क्या है, एक और ले लेते हैं, 2 4 6 8
ये सारी की सारी चीजें क्या है, हमारी रोस्टर फॉर्म है, किसकी, सेट की रोस्टर फॉर्म है। तो सेट रोस्टर फॉर्म हम इस तरीके से लिखते हैं, आप देख सकते हो, क्लियर है चीजें, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा कि सेट को रोस्टर फॉर्म में कैसे हम लिखते हैं। अब एक नेक्स्ट जो फॉर्म आती है वो आती है हमारे सामने निकल के आती है, नेक्स्ट जो फॉर्म होती है वो होती है सेट बिल्डर। नाम से ही आपको पता लग रहा है कि सेट बिल्डर जो सेट को बनाती है, ठीक है। जो बिल्डर होता है ना, बिल्डर क्या करता है, मकान को बनाता है, और ये क्या है, बना बनाया मकान है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या है, बना बनाया मकान है। इसको करना क्या है, बस दीवारों से, गेट से अलग करना है, यानी कि हर एक रूम को अलग करना है दीवार लगा लगा के, और कोमा लगा दिया तो दीवार लगा दी हमने। अब बात करते हैं सेट बिल्डर फॉर्म की, किसकी, सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में बात करते हैं। बिल्डिंग लिख दिया मैंने, जैसे बिल्डर होता है बिल्डिंग बनाता है। इन दिस फॉर्म, instead of listing, we write the, लेकिन हम इसके अंदर क्या करते हैं, लिस्टिंग नहीं करते, ठीक है। हर एक एलिमेंट की लिस्टिंग नहीं करते, उसकी लिस्ट नहीं बनाते, बल्कि हम क्या करते हैं, राइट द सेट। सेट को क्या करते हैं, लिखते हैं। क्या करते हैं, सेट को लिखते हैं कि सेट बनेगा कैसे। जैसे जो आर्किटेक्ट होता है ना, नक्शा तैयार करता है पर घर नहीं बनाता है, वो सिर्फ सिर्फ लिखता है कि यहाँ पर ये रूम होगा, यहाँ पर बालकनी होगी, यहाँ पर पोर्च होगा, यहाँ पर गार्डन होगा, वो सारी की सारी चीजें वहां पर लिखता है, ठीक है। पर उसको खड़ा नहीं करता मकान को कि इस तरीके से यहाँ पर वो बना रहा, उसको तो बाद में जाके कारीगर बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक टाइप से आर्किटेक्ट है। क्या है, आर्किटेक्ट है, ठीक है। वी राइट द सेट बाय स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, बाय सम स्पेशल प्रॉपर्टी। जो हम प्रॉपर्टी लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग तो हम रोस्टर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या होगा, सेटिस्फाई प्रॉपर्टी, सम स्पेशल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई बाय ऑल एलिमेंट ऑफ सेट। यानी कि जो प्रॉपर्टी हम लिखेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट उससे सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी तो चीजें होंगी। अगर मान के चलो आपने नक्शा बनाया और सारी की सारी चीजें वहां पर सेटिस्फाई नहीं है, यानी कि आपके अकॉर्डिंग नहीं बन रही है कुछ, यानी कि वहां पर नेचुरल चीजें ऐसी है कि वो चीजें बन नहीं सकती, सेटिस्फाई नहीं हो सकता, तो आप नहीं बना पाओगे, ठीक है, वहां पर नहीं बनेगा। तो ये क्या है कि हम सेट बिल्डर फॉर्म में एक लिखेंगे, सेट को प्रॉपर्टी लिखेंगे कि कुछ तरीके से हमारा सेट है, प्रॉपर्टी लिखेंगे, और जितने भी एलिमेंट होंगे सारे के सारे उस एलिमेंट से सेटिस्फाई होंगे। क्या होंगे, उससे सेटिस्फाई होंगे। जैसे हम लिखेंगे a इक्वल टू एक्स सच दैट, देखो इस साइन का मतलब क्या था, सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। क्या एक्स बिलोंग एन एंड एक्स लेस देन 6, ऐसे भी लिख सकते हैं, इक्वल टू 5, ठीक है। तो ये सेट क्या है, ये क्या सेट बिल्डर फॉर्म है, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म है। और इसी को हम क्या लिखेंगे, अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, हमें पता लग गया एक्स बिलोंग टू एन है और एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो 1 2 3 4 और 5, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 1 से, और एक्स क्या है 5 तक जाएगा, 5 से आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये इसकी रोस्टर फॉर्म हो गई, और ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये रोस्टर फॉर्म, दोनों में ये डिफरेंस है। यानी कि इसको देख के हम ये भी बना सकते हैं और इसको देख के हम ये भी बना सकते हैं। क्लियर है, चलिए अब हम क्या करेंगे, कुछ फॉर्म लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर से रोस्टर में जाएंगे और रोस्टर से सेट बिल्डर में आएंगे।
हमें एक दे रखा है, सेट दे रखा है ए इक्वल टू, सेट हमें दे रखा है ए इक्वल टू ए एन सच दैट n belongs to n, a n plus 1 equal to d a n and a 1 equal to 1। इसको क्या करना है, ये रोस्ट सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो बिल्कुल आसान है। हमें क्या दे दिया, n बिलोंग्स टू n दे दिया, यानी कि नेचुरल नंबर दे दिया। क्या है, n क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, हमें पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। एक चीज बताओ, a1 हमारे पास आ गया, पर हमें काम किस पे करना है, इसके ऊपर करना है। ठीक है, तो अगर यहां पर 1 रखेंगे तो ये क्या होगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू a1 होगा। ठीक है, n की जगह 1 रखेंगे तो a1 की वैल्यू तो हमें पता ही है। सबसे पहले एक चीज बताऊं, मैं यहां से हम क्या करते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, ऐसे तो लिखेंगे a1 a2, n की जगह 1 2 3 पुट करते चलेंगे, a3 a4 अप टू सो ऑन। यही तो है, क्लियर है। तो a1 की वैल्यू तो हमारे पास है ही, लिख दिया 1। a2 की वैल्यू यहां से निकलेगी, a2 की वैल्यू क्या आएगी, 1 1 2, a2 क्या आएगा 3 इंटू 1, कितनी आ गई, a2 आ गया हमारे पास 3, a2 की वैल्यू 3 आ गई। उसके बाद a3 निकालेंगे, n को 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a2 प्लस 1 इक्वल टू 3 इंटू a2, तो ये क्या आ गया a3, कितना आएगा 3 इंटू a2 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो 3 गुणा 3 यानी कि 3 का स्क्वायर यानी कि 9। या फिर ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। नेक्स्ट देखते हैं a4, अगर n को 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा, a4 आएगा, a4 कितना होगा 3 इंटू a3, a3 की वैल्यू आपको पता ही है 3 इंटू 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3 की क्यूब, 3 की क्यूब। तो आपको पैटर्न पता चल गया, अगला क्या आएगा 3 की पावर 4, अगला क्या आएगा 3 की पावर 5 अप टू इंफिनिटी तक। तो हमने क्या कर दिया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्या कर दिया, इस सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। इसको हम दूसरे तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसको दूसरे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो दूसरे तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं इसको, 3 की पावर n सच दैट n 3 की पावर n माइनस 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n। ये भी हमारा रोस्टर फॉर्म में ऐसे ही बन के तैयार होगा। क्या, 3 की पावर n माइनस 1, n बिलोंग्स टू n। 3 की पावर जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 0, और 3 की पावर 0 कितना होगा 1। जब 2 पुट करेंगे n को तो हमारे पास ये आएगा, जब 3 पुट करेंगे ये आएगा, 4 पुट करेंगे ये आएगा, 5 पुट करेंगे ये आएगा, 6 पुट करेंगे ये आएगा, और ऐसे ऐसे गाड़ी आगे बढ़ती हुई चली जाएगी। तो हम आप देख सकते हो कि एक रोस्टर फॉर्म को हम दूसरे तरीके से भी सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, पर क्या होगा, एक सेट बिल्डर फॉर्म हमेशा एक ही रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगी। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं इसी तरह का। चलिए एक एग्जांपल और है। अब हम क्या करते हैं, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। हमें दे रखा है a इक्वल टू 1/3 1/4/5 इंफिनिटी। इसको, ये रोस्टर फॉर्म है, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप इस 1 को ऐसे लिख सकते हो 1/1। बात वही है, 1 रहा। अब आ गया हमारे पास, क्या आ गया,
एक्स, हमारे पास क्या आ गया यहां से, एक्स नहीं लिखेंगे हम इसको, हमारे पास आ गया देखो ये 1/1/1 1/2 1/3 यानी कि बढ़ता हुआ जाता है, ऐसे लिख सकते हैं 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू, ठीक है, n बिलोंग्स टू n। तो यहां से देखो 1/1, जब n को 1 रखेंगे तो ये आएगा, जब n को 2 रखेंगे तो ये आएगा, 3 रखेंगे तो ये आएगा, 4 रखेंगे तो ये आएगा। और हमें यहां पर ये लिखने की जरूरत है ही नहीं कि n इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि n हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर, हमने लिख दिया ना n बिलोंग्स टू n, यानी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 1 से स्टार्ट होगा, 0 आने का कोई मतलब मेथड है ही नहीं इसके अंदर। क्लियर है, बस इतना छोटा सा इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना था और ये बन गया। चलिए एक और देखते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। कल पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ सेट, सबसेट और उसके बाद ऑपरेशन ऑफ सेट। चलिए एक और देखते हैं, बी हमें दे रखा है, बी में दे रखा है 1/2 1/5 2/5 3/10 4/7 5/20। इसको हमें कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो आप अगर गौर से देखोगे तो यहां से देखो इसको क्या बना सकते हैं, ये ऐसे बन रहा ना 1 का स्क्वायर प्लस में 1, ये क्या बन रहा है 2/2 का स्क्वायर प्लस में 1, तो ये क्या बन रहा है 3/3 का स्क्वायर प्लस में 1, ये 4 का स्क्वायर प्लस में 1, और ये बन रहा 5 का स्क्वायर प्लस में 1, यानी कि क्या है, ऐसे लिख सकते हैं बी को, पर n नीचे क्या है n का स्क्वायर प्लस में 1 सच दैट n बिलोंग्स टू n, n बिलोंग्स टू n n n n लेस देन और इक्वल टू 5। लिमिट में तो बतानी पड़ेगी, अगर अनलिमिटेड होता तो यहां तक कंप्लीट था ये, पर क्या है लिमिटेड है, ठीक है, फाइनाइट सेट लिमिटेड, तो 5 तक जा रहा है तो 5 तक। अगर आप लिखोगे n को 1 लिखोगे तो क्या आएगा, यही आएगा, n को अगर 2 लिखोगे तो ये आएगा, 3 लिखोगे तो ये आएगा, 4 लिखोगे ये आएगा, 5 लिखोगे ये आएगा, आगे बढ़ते जाओगे तो और भी आपके एलिमेंट आते हुए जाएंगे। यानी कि क्या ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रहा है, हर एक एलिमेंट, कोई बाहर नहीं है इस प्रॉपर्टी से, इसीलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड बाय ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट वी राइट इट। ठीक है, चलिए क्लियर है। तो यहां से आज हमने दो चीजें सीखी है, कंसेप्ट ऑफ सेट और रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन के दोनों मेथड हमने सीख लिए हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे इसके ऊपर टाइप्स ऑफ सेट पे, सबसेट पे, ऑपरेशन ऑफ सेट पे, फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को मैनेज करते हुए चलेंगे ताकि चीजें सारी की सारी हम ग्रेव करते चले, सीखते चले, आसानी से चीजों को हम सीखे। और मैंने आपको बताया था कि ज्यादा लंबे लेक्चर नहीं करेंगे, ठीक है, मैक्सिमम 50 से 52 मिनट के लेक्चर होंगे, मिनिमम आपके 45 और 50 मिनट के बीच में ही आपके लेक्चर हम कवर करेंगे, ताकि आप भी बोर ना हो और आप कम टाइम में ज्यादा चीजें सीख जाओ। और सबसे मेन चीज क्या होती है, अगर आप खुद को प्रैक्टिस का टाइम नहीं दोगे, कितनी वीडियो देख लो, अगर खुद आप अपनी तरफ से खुद को प्रैक्टिस का टाइम नहीं दे रहे हो, मैथ को 2 से 2.5 घंटे का रोज का, तो आप नहीं सीख पाओ। खुद को टाइम आपको देना पड़ेगा, चाहे आप लोगों की वीडियो कम देखो, टीचर्स की वीडियो कम देखो, क्लासेस कम ज्वाइन करो, खेलना बंद करो, थोड़ा कम खेलो, यानी कि आप 3 घंटे खेल रहे हो तो 1 घंटा खेलो, 2 घंटे वहां से निकालो, अगर 8 घंटे सो रहे हो तो 6 घंटे सो, 2 घंटे वहां से निकालो, ऐसे टाइम मैनेज होगा। इस तरीके से आप पढ़ोगे, अगर जुनून और जज्बे के साथ पढ़ोगे तो गारंटी से आपका सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है स्टूडेंट, कल मिलते हैं लेक्चर 2 में, सेट की क्लास 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और साथ के साथ वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट करके बताएं कि सर हमें स्टडी मटेरियल चाहिए, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा प्रोवाइड कराने की। हर बंदे को, हर स्टूडेंट को, जो भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, हर स्टूडेंट को मैं पर्सनली स्टडी नोट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं कि यहाँ पर बैच स्टार्ट हो चुका है एनडीए एयर फोर्स नेवी के लिए, तो फटाफट से ज्वाइन करें। अगर आप लोगों की
ज्यादा डिमांड होगी, ज्यादा बच्चे होंगे कि 100-200 बच्चे ऐसे हो रहे हैं जो कि लाइव क्लास के लिए बोल रहे हैं, तो हम लाइव क्लास भी आपके लिए स्टार्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, आपके लाइव जो डाउट होंगे वो लाइव क्लास में ही कवर हो जाएंगे और आपका सीखने का जज्बा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि लाइव क्लास होती है तो एक मनोबल बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, होड़ बनती है, क्वेश्चन आता है तो सोल्व करने की होड़ बनती है कि मैं सबसे पहले आंसर दूंगा। तो इस तरीके से अगर आप लाइव क्लास के लिए भी कहोगे तो वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। ठीक है, कल मिलते हैं, ज्यादा बातें नहीं करूंगा, ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ठीक है, तो कल मिलेंगे क्लास 2 में सेट की और बाद बचे हुए कंसेप्ट को भी क्लियर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद,